वाक्य का ये अर्थ है, ये धातु, ये प्रत्यय, ये सारा तो अपराविद्या में है। और उसका जो संकेतार्थ है, वो जिसके लिए संकेत कर रहे हैं, वो पराविद्या में आएगा। उपनिषद में भी अपराविद्या और पराविद्या दोनों को घड़ा सकते हैं कि अपराविद्या तो उसके जो शब्द हैं, वाक्य हैं, उनमें जो प्रकृति प्रत्यय है, उनका जो व्याकरण परक अर्थ है, कोश परक अर्थ है शब्दों का, वो तो आएगा अपराविद्या में। और वो अर्थ जब हम अपने अंदर साक्षात्कार करते हैं, उपनिषद में जो तरीका बताया कि इस तरीके से तुम उस सत्य को देखो, क्या तरीका बताया है ना, यत्र पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा स बुद्धिश्च विचेष्टते ताम आहु परमाम गतिम, ऐसे जो बताए हैं वो पराविद्या है। हैं? जिस श्लोक के माध्यम से, जिस मंत्र के माध्यम से हम परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं, उसके द्वारा बताई हुई विधि के अनुसार वो बनेगी पराविद्या, और उस शब्दों का जो अर्थ बनेगा, व्याकरण पर सम्मत अर्थ, वो अपराविद्या होगी। अपराविद्या के अंतर्गत क्या, जो विधि, जिस विधि के द्वारा हम साक्षात्कार करते हैं वो विद्या पराविद्या है। साक्षात्कार तो है ही, साक्षात्कार का जो साधन है, यया तद अक्षरम अधिगम्यते, यया पद्धत्या, जिस पद्धति के द्वारा, जिस विधि के द्वारा, येन विधिना तदक्षरम अधिगम्यते, वो पराविद्या है। पराविद्या वो है जिसके द्वारा उसको प्राप्त करते हैं। सारी जो शब्दात्मक विद्या है, जो परमाणु विद्या है, शरीर विज्ञान है, खाने पीने की है, धरती में फसल पैदा करने की विद्या है, मकान बनाने की विद्या है, फोटोग्राफर, टेक्नोलॉजी, सब विद्याएं अपराविद्याएं। और जो नैतिकता, आध्यात्मिकता का वर्णन कर रही हैं शब्दों में जो विद्याएं, वो भी सब अपराविद्याएं हैं। उनमें से वे विद्याएं पराविद्याएं हैं जिनसे हम सत्य का साक्षात्कार करते हैं, आत्म साक्षात्कार करते हैं, भगवत साक्षात्कार करते हैं। गौण मुख्य की भी बात नहीं है, मतलब वो एक विभाग कर दिया, विभाग कर दिया कि भाई इस तरह से दो विद्याएं हैं। षष्ठी समास का अपवाद है ये सूत्र। षष्ठी समास करेंगे तब तो प्राप्त था, ये सूत्र नहीं बनाते तो क्या होता? ये सूत्र न होने पर उदाहरण क्या बनता, ये पूछ रहा हूँ। काय पूर्वा बनता, काय पूर्वा बनता। एक देशिना इति किम पूर्वम नाभे कायस्य, इस उदाहरण में ये जो उदाहरण है, एक देशी के साथ समास क्यों कहा? पूर्वापरा धरोत्तरम एकाधिकरण, ऐसा ही सूत्र हो जाता तो क्या हानि थी? नाभि में तो दिग्योग लक्षणा पंचमी है, काय संबंधी नाभि की अपेक्षा से पूर्व भाग, ये अर्थ है। यहाँ नाभि एक देशी नहीं होता है, इसलिए उसके साथ समास नहीं होता। यस्तु एक देशी काया, उसके साथ तो हो ही जाएगा। नाभे पूर्व काया, नाभि जो है दिग्योग लक्षणा पंचमी है, नाभि से पूर्व काय माने दिशावाची शब्द के योग में पंचमी हो जाती है। अन्यारादितरर्थे दिक् शब्दांच उत्तर पदार्थ जाहि युक्ते, दिक् शब्द के योग में पंचमी हो जाती है। नाभि में दिशावाची शब्द के पूर्व के योग में पंचमी हो रही है। नाभि से पूर्व दिशा में, शरीर के नाभि से पूर्व भाग, तो यहाँ पर पूर्व का नाभि के साथ समास नहीं हुआ, क्योंकि नाभि जो एक देशी नहीं है। नाभि एक देश है, न कि एक देशी। ये कहा है ना सूत्र में कि एक देशी का पूर्व पर अधुत्तर के साथ समास होता है, तो पूर्व का नाभि के साथ समास नहीं होगा क्योंकि एक देशी नहीं है, एक देशवाची है ना कि एक देशीवाची। तो पूर्व का क्या काय के साथ समास हो जाएगा? बोले हो जाएगा।
नाभे पूर्वकाया तो बन जाएगा, नाभे पूर्वकायः ये तो बन जाएगा, पर ये नहीं बनेगा। नाभे पूर्वकाया तो बन जाएगा, पर पूर्व नाभि कायस्य ये नहीं बनेगा। पूर्व नाभि कायस्य ये नहीं बनेगा। एकाधिकरणेति किम पूर्वम छात्राणाम आमंत्रये, किसी ने कहा छात्रों के पूर्व भाग को बुलाओ। यहाँ एकाधिकरण नहीं है, छात्राणाम एक देशी तो बन गया पर एकाधिकरण नहीं है, तो यहाँ समास नहीं होगा। पूर्व छात्रान आमंत्रय नहीं बनेगा। पूर्व छात्रान, छात्रों के पूर्व भाग को बुलाओ। और जो है आगे कह रहे हैं कथम मध्याह्न सायाह्न, कहते हैं ये समास कैसे हो गया, ये प्रश्न कैसे उठ रहा है, बताओ कोई। मध्याह्न सायाह्न ये प्रश्न कैसे उठ रहा है। सूत्र में ये कहा है पूर्वापर अधर उत्तर का समास होता है, मध्य और साय का तो समास कहा नहीं था, फिर कैसे समास हो गया, ये प्रश्न है। तो उत्तर देते हैं संख्या विषय पूर्वस्यान्नस्यति ज्ञापकात् सर्वेण एक देश शब्देन अन्ना समासो भवति। हैं, संख्या विषय पूर्वस्य अन्नस्य, संख्या पूर्व वाला, वी पूर्व वाला, साय पूर्व वाला अहन शब्द को अन्नादेश होता है। ठीक है, तो इससे पता लगता है कि किसी भी एक देश शब्द से अहन का समास हो सकता है। सामान्यापेक्षम ज्ञापकम बना दिया, एक होता है विशेषापेक्षम ज्ञापकम, एक सामान्यापेक्षम ज्ञापकम। ठीक है, ज्ञापक दो प्रकार के होते हैं, सामान्यापेक्ष, विशेषापेक्ष। यहाँ पर यदि विशेषापेक्ष ज्ञापक कहेंगे तो ये पंक्ति नहीं लिखनी पड़ेगी, सर्वेण एक देश शब्देन अन्ना समास भवति, सर्वेण शब्द नहीं आएगा, ये पंक्ति ये बनेगी। विशेषापेक्ष ज्ञापक होगा तो कि ज्ञापक से ये पता लगता है कि साय पूर्वक, संख्या पूर्वक, वी पूर्वक का भी अहन शब्द के साथ समास होता है। जो यहाँ पर ये लिखा ना सर्वेण, सर्वेण की जगह ये सूत्र से पता लगता है कि संख्या पूर्व वाला, वी पूर्व वाला, साय पूर्व वाले अहन शब्द को अन्नादेश होता है। ठीक है, संख्या वी साय पूर्व वाले अहन को अन्नादेश होता है। हैं हैं, कितना ज़्यादा अंतर हो गया। यहाँ सर्वेण शब्द हटा करके केवल यही शब्द रखोगे ना, तब विशेषापेक्ष बनेगा। एक तो यूँ कहें कि ज्ञापित करता है आचार्य कि संख्या पूर्व वाला, वी पूर्व वाला, साय पूर्व वाला जो अहन शब्द हो उसका समास हो जाता है। और एक यूँ कहें कि किसी भी एक देशवाची शब्द के साथ अहन का समास हो जाता है। किसी भी संख्या पूर्व वाला, वी पूर्व वाला, साय पूर्व वाला, अब अहन को अन्नादेश ये वाला। ठीक है, वी पूर्व वाला, साय पूर्व वाला। विशेषापेक्ष होगा तब तो ये शब्द पूर्व में आएंगे तभी अहन को अन्न होगा। हैं, हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ कि इनमें ही समास होगा और इन्हीं में इनको अन्नादेश होगा। सर्वेण एक देश शब्द इन कह दिया ना, इसको हटा दिया, संख्या विषय को हटा दिया कि किसी भी एक देश के साथ अहन का समास हो जाता है, तब मध्याह्न और सायाह्न बन जाएगा। साय तो इसमें आ ही रहा है। आप यूँ कहते ना, आप यूँ कहते कि भाई ये सूत्रकार ने ये कहा है कि संख्या पूर्व वाला, वी पूर्व वाला, साय पूर्व वाले अहन को अन्ना तो है, तो इससे पता लगता है कि यहाँ समास होता है। तो फिर भी एक प्रश्न बना रहेगा कि मध्याह्न कैसे बना।
अपराह्न तो भी कैसे बना, ये बनेगा। अपराह्न तो बन सकता है ना, इसमें पढ़ रखा है पूर्वापर अधर उत्तर। एक देशीय अहन, एक देशीय अहन, अहन एक देशी के साथ पूर्वापर अधर उत्तर का समास हो गया, अपराह्न तो बन जाएगा, पूर्वाह्न भी बन जाएगा, मध्याह्न नहीं बनेगा, सायाह्न नहीं बन रहा था। तो सायाह्न तो इसमें जो कहा है ना, साय पूर्वक अहन को अन्न आदेश होता है, इसका मतलब समास होता है। इसको बोलते हैं वृद्ध कुमारी न्याय। जो ये कहा कि साय पूर्वक अहन को अन्न होता है, इसका मतलब समास होगा तभी तो साय पूर्वक बनेगा। साय पूर्वक अहन को अन्न होता है, ये जो कहा तो समास होगा तभी साय पूर्वक ये कथन चरितार्थ होगा। तो इस तरह से साय पूर्वक अहन को अन्न होता है। तो ये बात जो है पकड़ में आ गई। सामान्यापेक्ष ज्ञापक और विशेषापेक्ष ज्ञापक हैं। मध्याह्न नहीं बन सकता था, सामान्यापेक्ष ज्ञापक से सभी एक देशवाची शब्द से समास होता है अहन शब्द का। ठीक है। कोई कोई ज्ञापक को इधर भी जनरलाइज कर देते हैं, इसको बोलते हैं किसी नियम को स्पेशल रखना और किसी नियम को जनरल बना देना है। कोई कोई ऐसा बोलते हैं कि ज्ञापक ये है कि किसी भी एक देशी के साथ किसी भी सभी एक देशवाचियों का कालवाची, ये जो अहन शब्द है ना कालवाची है, तो अहन का भी एक सामान्य शब्द ले लिया काल, कि सभी कालवाचियों के साथ एक देशवाची का समास हो जाता है। तो मध्यरात्र है, ये भी हो जाएगा। फिर कालवाची रात्रि शब्द है, मध्य का रात्रि के साथ कैसे समास हो गया, ये प्रश्न उठेगा। तो कहेंगे मध्य तो एक देशवाची है और रात्रि कालवाची है, तो किसी भी कालवाची के साथ एक देशवाची का समास होता है। हाँ? कोई भी एक देशवाची का है कालवाची के साथ समास होता है। अर्धम नपुंसकम एक देशिनेकाधिकरणिति वर्तते संप्रविभागे अर्ध शब्दो नपुंसकम आविष्टलिंगा तस्यदम ग्रहणम। आविष्टलिंग पहले भी आ चुका है, क्या अर्थ है? आविष्टलिंग माने नियत लिंग, निश्चित लिंग। तो ये संप्रविभाग कहते हैं बराबर हिस्से को। जैसे कोई 4 फीट की चीज़ है, उसको 2-2 फीट बना दिया जाए, संप्रविभाग का ये मतलब है। हैं? संप्रविभाग में अर्ध शब्द नपुंसक लिंग होता है और निश्चित हैं क्या? नहीं, वो ऐसे बता दिया ना, एकाधिकरणे, वो तो ठीक है, पर यूँ बताया आखिरी में कि एकाधिकरणे चेत एक देशी वर्तते। एकाधिकरण अर्थ में यदि एक देशी वर्तमान हो, एकाधिकरण एक द्रव्य, इस अर्थ में अर्थ की दृष्टि से सप्तमी बना दी। एक द्रव्य इस अर्थ में एक देशी वर्तमान होवे। ठीक है। अर्ध शब्द नपुंसक एक देशी है, एकाधिकरणेन समस्यते तत्पुरुषस्य समासो भवति। तो इसका उत्तर देखिए, षष्ठी समास का अपवाद है ये भी।
ये सूत्र क्यों बनाया, इसका उत्तर दिया षष्ठी समास अपवाद है। षष्ठी समास होता तो षष्ठ्यंत का पूर्व प्रयोग पाता था, और अब अर्धकार्धम पिपली अर्धकोशात की पिपली होती है ना, वो पिपल, उसको आधा तोड़ करके किसी बच्चे को खिला रहे हैं, तो अर्ध पिपलिम भक्षयतु या ददातु अस्मै बालकाय। और अर्धकोशात की एक लौकी है, लौकी का आधा नाप करके आधा है, बराबर बराबर हिस्सा कर दिए तभी होगा। नपुंसकम इति किम ग्रामार्धा नगरार्धा, गांव का आधा भाग, यहाँ नपुंसक नहीं है, देखो ये संप्रविभाग भी नहीं है, हैं? गांव का आधा कोई बिल्कुल बराबर लाइन मार्क थोड़ी कर रखी है। जैसे यूँ कहें आधी दिल्ली जो है ना, आधी दिल्ली इस पार्टी के पक्ष में थी, कोई लाइन मार्क नहीं कर रखा, फिर भी बोला जाता है। तो यहाँ पर ग्रामार्धा नगरार्धा, गांव का आधा भाग, नगर का आधा भाग, एक देशी न इत्येव अर्धम पशोर देवदत्त से। यहाँ देवदत्त के साथ समास नहीं होगा, क्योंकि एक देशी कौन है यहाँ, पशु, पशु एक देशी है, उसके साथ तो हो जाएगा, पर देवदत्त एक देशी नहीं है, स्वामी है। देवदत्त के पशु का आधा भाग हैं, देवदत्तेन सह समास न एकाधिकरण इत्यवर्धम पिपली नाम। ये जो पिपली बहुत सारी थी ना, उनके ढेर में से आधा ढेर कर दिया, तो यहाँ नहीं होगा, क्योंकि ये पिपली तो बहुत सारी होगी, वो एकाधिकरण नहीं रहा, एक द्रव्य नहीं रहा। और अगला सूत्र है द्वितीय तृतीय चतुर्थ तुर्याण्य अन्यतरस्याम, एक देशी ना एकाधिकरण की अनुवृत्ति आ रही है। और षष्ठी समास, ये सूत्र क्यों बनाया, उत्तर दे रहे हैं षष्ठी समास का अपवाद है। अन्यतरस्याम गृहणात सोपी षष्ठी समासो भी भवति, पूर्वापवाद भी होते हैं। तो ये जो सूत्र है षष्ठी समास को भी करा देता है अन्यतरस्याम के कारण। एक महाविभाषा आ रहा है, उससे विकल्प होता है, और इस अन्यतरस्याम से विग्रह विकल्प, षष्ठी समास का विकल्प, 3 रूप रहेंगे। विग्रह तो रहते ही हैं, जैसे पीछे भी 2 रूप तो रहे ना, महाविभाषा के कारण ही तो हुआ। अर्धम पिप्पल्या एक रूप, अर्ध पिप्पली दूसरा रूप, पिप्पल्यार्धम नहीं बनेगा। और ये जो है द्वितीयम भिक्षाया, द्वितीय आदि शब्द एक देशी के साथ समास को प्राप्त होते हैं एकाधिकरण अर्थ में यदि हो एक देशी। जैसे द्वितीयम भिक्षाया, यहाँ पर भिक्षा एक देशी है, भिक्षा का दूसरा भाग, भिक्षा का तीसरा भाग। जैसे एक बाल्टी में भिक्षा ले आते हैं, फिर उसका एक भाग इसको दे दिया, दूसरा भाग इसको, तीसरा इसको, ऐसे द्वितीय भिक्षा, तृतीय भिक्षा। और षष्ठी समास पक्ष में भिक्षा द्वितीयम, भिक्षा तृतीयम। षष्ठी समास पक्ष में भिक्षा का दूसरा, तो भिक्षा द्वितीयम। षष्ठी समास में षष्ठी का पूर्व प्रयोग, तृतीयम भिक्षा, भिक्षा तृतीय भिक्षा और भिक्षा तृतीयम। चतुर्थम भिक्षाया, चतुर्थ भिक्षा, भिक्षा चतुर्थम। तुर्यम भिक्षाया, तुर्य भिक्षा और तुरीय और तुरीय 2 शब्द नहीं, तुरीयावस्था सुना है आज तक कभी? 4 अवस्थाएं बताई जाती हैं, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति। सुना है? सुसुप्ति क्या है? तुरीयावस्था हो जागृत सुसुप्ति। रमण महर्षि ने इसका नाम दिया है जागृत सुसुप्ति। जागृत सुसुप्ति का मतलब है, सुसुप्ति में तो बाह्य विषय कट हो गए, लेकिन सुसुप्ति में बाह्य विषय कट हो गए और अंदर से भी सो गया, और बाह्य विषय कट हो गए और अंदर से जागृत है, तो तुरीयावस्था बनती। नहीं, सुसुप्ति में जीवात्मा का तो क्या सोना और क्या जागना, प्रकृति का सोना जागना है। प्रकृति के सोने जागने से ही हमारा जीवात्मा का सोना जागना उसके साथ एक ही भूत रहता है। अब यूँ समझ लो कि प्रकृति व्यवहार में प्रकृति के सोने जागने से
जीवात्मा का सोना जागना कथित होता है। प्रकृति क्रियाशील है तो वो भी क्रियाशील है, प्रकृति चुप हो गई वो भी चुप हो गया। अब एक बात देखिए, चतुरस क्षयतौ, एक वार्तिक है, चतुरस क्षयता ये वार्तिक है। देखो चतुर, चतुर शब्द होता है ना, छह प्रत्यय किया, छह को ई आदि अक्षर का लोप करो, क्या बना? तुरीय बन गया। वार्तिक बता रखा। और देखो यत प्रत्यय किया, तय हलंत्यम चला जाएगा, च का लोप कर दो, च का, इधर भी च का लोप कर दो, क्या बना? तुरीयावस्था, तुरीयावस्था है। इसलिए अवस्था जीवात्मा की नहीं होती है, अवस्था इसकी होती है, शरीर की। मन की अवस्था होती है वो इनसे भिन्न है। हम मन की अवस्थाएं तो अलग हैं। ये जो शरीर की जागृत अवस्था, शरीर की एक मतलब सूक्ष्म शरीर की, कारण शरीर की, स्थूल शरीर की अवस्था है जागृत अवस्था, सूक्ष्म शरीर की अवस्था है स्वप्नावस्था, कारण शरीर की अवस्था है सुषुप्ति अवस्था, और समाधिजन्य शरीर की अवस्था है तुरीय अवस्था। समाधिजन्य जो कारण शरीर जो है सबका एक ही है, जिस कारण से हमारा ये सारा जो ये जगत निर्मित हुआ है, मूल प्रकृति सर्वव्यापक सब जगह जो विद्यमान है एक ही है, मूल तत्व। अब उसको नाम देने से थोड़ी समझ में आ जाएगा कि सत्वरज नाम दे दिया तो बिल्कुल क्लियर हो गया। अब वो भी एक नाम ही है बस। अब मैं मूल तत्व कहूँ तो शायद ज़्यादा, कि वो मूल तत्व जिससे ये सारा संसार पैदा हुआ है, ये सारी विविधता, सारा जो ये विराट रूप है ना, जिस मूल तत्व से ये विकसित होकर के इस रूप में आया है, उस मूल तत्व को कारण कहते हैं। उसको शास्त्रीय भाषा में कह दिया है सत्वरज तमसाम साम्यावस्था प्रकृति। तो वो सत्वरज तम जो है क्या है, मानी प्रकाश, ज्ञान, क्रिया, और ज्ञान और क्रिया को रोकने वाली जो चीज़ है, इन तीनों का समअवस्था है। मतलब प्रकृति में भी ज्ञान है, प्रकृति में भी क्रिया है, प्रकृति में भी इन दोनों को रोकने वाली चीज़ है। तो इस तो ऐसे विश्लेषण किया है, बाकी इसको देख करके उसका विश्लेषण किया है। कार्य जगत में प्रकाश, क्रिया, स्थिति देखते हैं, तो इसलिए उस मूल तत्व में इसकी कल्पना की गई है। मूल तत्व का कभी भी कोई साक्षात्कार नहीं कर सकता है, सदा वो अव्यक्त है। मूल तत्व का कभी भी कोई साक्षात्कार नहीं कर सकता है। समाधि का क्या मतलब? समाधि में हम क्या करते हैं, किसी एक विषय में एकाग्र होते हैं, या तो जो दृश्य है, समाधि में क्या करते हैं, किसी एक दृश्य विषय में एकाग्र होते हैं, या समस्त दृश्य से उपरत होते हैं। दो बात होती है समाधि में, या तो किसी दृश्य के ऊपर एकाग्र होते हैं, या समस्त दृश्य से उपरत होते हैं, जिसको शास्त्रीय भाषा में संप्रज्ञात कहते हैं। तो किसी दृश्य पर एकाग्र होते हैं, या समस्त दृश्य से उपरत हो जाते हैं। तो दृश्य होना चाहिए, और दृश्य जो है वो मूल तत्व का विकसित रूप होता है। मूल तत्व दृश्य नहीं है। दृष्टा और दृश्य के संयोग के बाद जो विकार है उसको दृश्य कहा है। दृश्य के 23 रूप हैं, 24वां दृश्य रूप नहीं है, हैं? दृश्य उपरत माने स्वरूप में स्थित। तो अब जो है इसमें एक बात कही है, तुरीय शब्दस्यापि इष्यते, तुरीय का भी चाहते हैं, ये तुरीय भिक्षा हो गया। एक देशी न द्वितीय भिक्षा है भिक्षुकस्य,
तो यहाँ एक देशी जो है वो भिक्षा का समास हो सकता है पर भिक्षुक का नहीं होगा, क्योंकि ये भिक्षुक जो है एक देशी नहीं है। द्वितीय भिक्षुक ऐसा नहीं बनेगा, द्वितीय भिक्षा भिक्षुक से बन जाएगा। एकाधिकरणित्वे द्वितीयम भिक्षाणाम, भिक्षाणाम का मतलब बहुत सारी भिक्षाएं, जैसे 5 विद्यार्थी गए लाने के लिए खानपुर में, जैसे जाते थे 3 बच्चों को भेज दिया अलग अलग बाल्टी देकर, तो अलग अलग घरों से मांग करके ले आए, तो भिक्षाणाम द्वितीयम, सबको मिला दिया, फिर उसका दूसरा हिस्सा बना दिया। आजकल तो वहाँ भी चलती है ये भिक्षा। दीनानगर एक वो है, दीनानगर स्वामी सर्वानंद जी महाराज का बनाया आश्रम है। दीनानगर एक जगह है पंजाब में, पठानकोट के पास, तो वहाँ जो है आजकल भी भिक्षा आती है। सब चीज़ें एक में ही बाल्टी में आती हैं, एक ही गांव में जाते हैं। एक मोहल्ले में वो चला गया, एक में वो, एक में वो।